हाल ही में कुछ दिन पहले भारत सरकार ने न्यू एनसीईआरटी को इंट्रोड्यूस किया है और सोशल साइंस की पूरी बुक क्लास 6 की बदल गई है। तो इस बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। मतलब हमारे समाज को एक्सप्लोर करना है, इंडिया और उससे परे भी। तो ये सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है ग्रेड 6 की, और इस बुक को पब्लिश किया गया है जुलाई 2024 में। तो चलते हैं हम सीधे एनसीईआरटी की इस बुक में। सबसे पहले तो दिया गया है ज्योग्राफी को, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। इसमें ये चैप्टर है, ये कंटेंट है जिसमें वाई सोशल साइंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपुल, उसमें 3 चैप्टर दिया गया है। टेपिस्ट्री ऑफ द पास्ट, ये हिस्ट्री का बुक है। तो ये हिस्ट्री का पार्ट है, तो हम ये 4th चैप्टर टाइम लाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को हम आज कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये है 4th चैप्टर टाइम लाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मतलब हमारा घटनाक्रम क्या है और हमारा सोर्स क्या है। तो पहले क्या बोला जा रहा है, हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। वी कैन फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। इसमें बोला जा रहा है कि इतिहास जो है क्या है, वर्तमान और अतीत के बीच एक अंतहीन संवाद, आज के समाज और कल के समाज के बीच में। हम केवल अतीत के प्रकाश में वर्तमान को पूरी तरह समझ सकते हैं। ये किनका कहा गया है, E.H. कैर का। देखिए ये क्या है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सच म्यूजियम्स प्रिजर्व ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट such as statues, coins and ornaments, all of which helps us understand our history। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के बारे में है, जिसमें ऐसे संग्रहालय में अतीत से लाई गई वस्तुओं को संरक्षित करते हैं, जैसे स्टैचू, मूर्तियाँ, कॉइन्स, सिक्के, ऑर्नामेंट्स, गहने, जो हम लोग को हिस्ट्री को समझने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। द बिग क्वेश्चन, बड़े सवाल क्या हैं, हाउ डू वी मेज़र हिस्टोरिकल टाइम, हम ऐतिहासिक समय को कैसे मापते हैं। हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री, विभिन्न स्रोत हमें इतिहास को समझने में कैसे मदद करते हैं। हाउ डिड अर्ली ह्यूमन्स लाइव, प्रारंभिक मनुष्य कैसे रहते थे। हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, हम अतीत के बारे में कैसे सीख सकते हैं। तो थिंक अबाउट, थिंक करो। व्हाट इज द अर्लीस्ट मेमोरी यू कैन रिकलेक्ट, डू यू रिमेंबर हाउ ओल्ड यू वेयर एट दैट टाइम। दोज मेमोरीज टुगेदर आर ए पार्ट ऑफ आवर पास्ट, मे बी गोइंग 5 या 6 ईयर्स बैक। जब हम पुरानी स्मृति को याद करते हैं तो हम देखेंगे कि उस समय आप कितने साल के थे। वे याद करें, एक साथ आपके अतीत का हिस्सा शायद 5 या 6 साल पहले जो गुजर चुका है वो याद आएगा, उससे ज़्यादा पीछे हम याद नहीं कर पाते हैं। How do you think understanding the past will help us understand the present world? वर्तमान दुनिया को समझने में कैसे पास्ट मदद करता है। हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। मतलब मानव इतिहास का किस तरह से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, वही क्या है, हिस्ट्री है। यू विल डिस्कवर इन साइंस डैट द अर्थ हैज़ ए वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री।
ऑफ विच वी ह्यूमन्स ऑक्यूपाई ओनली ए टिन्नी पार्ट। ह्यूमन्स क्या है, पूरे हिस्ट्री में छोटा सा एक पार्ट है, द मोस्ट रिसेंट वन, और वो भी पूरे आधुनिक समय में। नीचे पिक्चर के रूप में एक टाइमलाइन दिया गया है, इस तरह से ये पूरा पिक्चर है, जिसमें टाइमलाइन ऑफ ए फ्यू इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। किस तरह से इस टाइमलाइन में कैसे दिखाया गया है कि हम लोग किस किस स्टेज में कहाँ कहाँ पे थे। तो सबसे पहले दिया गया कि अर्थ का कब आया, तो 4.54, देखिए ये बिलियन ईयर्स एगो। मिलियन क्या है, 10 लाख, क्या है 10 लाख, और बिलियन क्या है 1000 लाख, मतलब 1000 लाख पहले की बात हो रही है। उस समय अर्थ का इवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले क्या आया, फर्स्ट सेल्स आया, सबसे पहले क्या आया, सेल्स आया। उसके बाद 2.33 बिलियन ईयर्स एगो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आया, तभी तो कोई चीज़ रह पाएगा। उसके बाद सबसे पहले क्या आया, बैक्टीरिया आया। बैक्टीरिया हम लोग से भी बहुत पहले से है। उसके बाद स्पॉन्ज एंड फंगी आए, है ना, बहुत सारे स्पॉन्ज और फंगी आए। फिर 700, अब ये जो टाइमलाइन है यहाँ तक बिलियंस में था, अब क्या है, मिलियंस में है। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमलाइन है वो बिलियंस में, मिलियंस में है। तो सबसे पहले आए कोरल्स। कोरल्स मतलब नदी के किनारे वाले पार्ट में जो कोरल्स होते हैं, कोरल बीच होते हैं, बीच के किनारे इन लोग ये एक जीव समूह का घर की तरह बनाते हैं। तो 700 मिलियन ईयर्स एगो कोरल्स आए। उसके बाद फिर आए फिश, वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स मतलब क्या होता है, फिश ऐसे जो जिनके पीछे पीठ की रीढ़ की हड्डी क्या थी, पीछे पीठ के रीढ़ की हड्डी थी। फिर आए इंसेक्ट्स, एम्फीबियन। एम्फीबियंस उन्हें कहते हैं जो जल और स्थल दोनों पे, उन्हें क्या कहते हैं, उभयचर, जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं। फिर आए शार्क्स, अभी तक मानव नहीं आया है। फिर 300 मिलियन ईयर्स एगो क्या आए, रेप्टाइल्स, डायनासोर्स आए। उसके बाद बर्ड्स आए। फिर मैमल्स आए, मैमल्स माने स्तनपायी जो दूध पिला सकते हैं। फिर आए 100 मिलियन ईयर्स एगो फ्लावर्स एंड बीज आए, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स आए। उसके बाद अब ये जो पार्ट है, जो रिसेंट पार्ट है, वो ईयर्स एगो है। इसमें भी देखिए लाख है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, 10 लाख है। ये मिलियन है, तो ये 10 मिलियन ईयर्स एगो क्या आए, प्राइमेट्स आए। क्या आए, प्राइमेट्स आए। प्राइमेट्स क्या किन्हें कहते हैं, जो मानव की तरह दिखते हैं, जैसे लंगूर, बंदर, ये सब। फिर हम लोग क्या किए, 1 मिलियन ईयर्स एगो, 1 मिलियन ईयर्स एगो क्या, फायर का आविष्कार किए। क्या किए, फायर का आविष्कार किए। तो ये 1 मिलियन है और ये 10 मिलियन है। फिर हम लोग 3 लाख ईयर्स एगो होमोसेपियंस आए, मतलब अभी भी आधुनिक मानव नहीं, शुरुआती मानव आए, होमोसेपियंस आए। और 6500 ईयर्स एगो हम लोग लिखना शुरू किए, किसी भी चीज़ पे, पत्थर पे, चाहे वो कोई सा छाल पे, वृक्षों की छाल पे, उस पे लिखना शुरू किए।
तो इस तरह से टाइमलाइन है कि पहले अर्थ बना, फिर सेल्स आए, उसके बाद ऑक्सीजन आया, उसके बाद बैक्टीरिया आए, उसके बाद स्पॉन्ज और फंगी आए, फिर कोरल्स आए, फिर ऐसे फिश आए जो वर्टेब्रेट्स थे, मतलब जिनके पीठ के रीढ़ की हड्डी थी। फिर आए इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस, मतलब फिश के बाद एम्फीबियंस आए, और उसके बाद क्या आए, शार्क आए, फिर डायनासोर आए, तब बर्ड आए, फिर उसके बाद मैमल्स आए, उसके बाद बीज आए, उसके बाद प्राइमेट्स आए, उसके बाद फिर फायर का आविष्कार हम लोग किए, फिर होमोसेपियंस जो आज जो मानव है उनके सबसे पुराने मानव जाति के लोग आए, और 6500 ईयर्स एगो हम लोग लिखना शुरू किए। तो इस तरह से टाइमलाइन है। और अगर छोटा सा अगर हम देखें तो सबसे पहले अर्थ, उसके बाद सेल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद फिर आए फंगी, उसके बाद कोरल्स, उसके बाद आए फिश, फिर आए इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियन। उसके बाद आए शार्क, उसके बाद आए डायनासोर, उसके बाद आए बर्ड, उसके बाद आए मैमल, उसके बाद आए बीज, उसके बाद प्राइमेट्स, तब फायर, उसके बाद होमो सेपियंस, उसके बाद हम लोग लिखना शुरू किए। तो देख सकते हैं कि किस तरह से अर्थ के बाद सेल आए, फिर ऑक्सीजन, फिर बैक्टीरिया, फिर फंगी, फिर कोरल, फिर फिश, फिर इंसेक्ट्स या एम्फीबियंस साथ में आए, फिर शार्क, फिर डायनासोर, फिर बर्ड, तब मेमल, तब बीज, तब प्राइमेट्स, तब फायर और होमो सेपियंस आए। मेनी पीपुल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। बहुत सारे पीपुल क्या करते हैं, हिस्ट्री के स्टडी करते हैं। Some of them are trained to uncover the secrets left beneath the earth's surface and help us learn about its past and also our past। तो इनमें से कुछ क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे छोड़े गए रहस्य को, मतलब अनकवर द सीक्रेट्स लेफ्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस। बीनीथ द अर्थ सरफेस मतलब अर्थ सरफेस के नीचे जो छोड़ दिए कुछ चीज़ें, उसको स्टडी करके हमारे पास्ट को क्या करते हैं, अतीत के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए ये 4 तरह के लोग हैं, जियोलॉजिस्ट, प्लेंटोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट। ऑब्जर्व दिज पिक्चर्स 4 पिक्चर्स एंड द एक्टिविटीज इन्वॉल्व फ्रॉम टॉप टू लेफ्ट। अब जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पहला पिक्चर में ये जियोलॉजिस्ट है। तो जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के फिजिकल फीचर्स को समझते हैं, मिट्टी के अवशेष को समझते हैं, भौतिक अवशेष जो है उसको समझते हैं, लाइक सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, ओशियंस एंड अदर सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ। वे समझते हैं कि कब ये सॉइल है, कितना पुराना स्टोन है, पहाड़ी कितना पुराना है, ये नदी कितना पुराना है, क्या इसने अपना रास्ता कभी
बदला है या नहीं बदला है, इस तरह से बहुत सारे अर्थ के पार्ट को समझते हैं। फिर क्या है, प्लेंटोलॉजिस्ट, स्टडी द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। जीवाश्म के रूप में जो लाखों साल पहले पौधे, जानवर और मनुष्यों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। और जिस तरह से हम लोग क्या है, फॉसिल्स को फ्यूल भी निकालते हैं, डीजल, पेट्रोल, यही सब प्लांट, एनिमल जो ज़मीन के अंदर दब गए, और उसमें भी एक प्रक्रिया होती है, केमिकल और फिजिकल प्रक्रिया होती है, और कई सौ साल बाद उससे क्या निकलता है, वो तेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसको हम लोग आज के डेट में डीजल और पेट्रोल के रूप में यूज कर रहे हैं निकाल के। बहुत सारे समुद्र के अंदर हैं, बहुत सारे ज़मीन के अंदर हैं, है ना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है, स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। ये क्या करते हैं, मानव समाज और संस्कृतियों के मतलब पुराने समय से अभी तक का अध्ययन करते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स डेड पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड सच एज टूल्स, पोट्स, बीड्स, फिगरिन्स, टॉयज, bones, teeth of animals and humans, burnt grains, parts of houses या bricks among other। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं हिंदी में। खुदाई करके यह मनुष्यों के, पौधों के, जानवरों के पीछे जो छोड़ गए, जैसे उपकरण, बर्तन, मोती, मूर्तियाँ, खिलौने, सारा चीज़, खिलौने, बर्तन, मूर्तियाँ, सभी मनुष्यों के दांत, कुछ जले हुए अनाज, घरों या ईंटों के कुछ हिस्से, ये एक दूसरे का अध्ययन करके क्या करते हैं, एक इतिहास बनाते हैं। तो जियोलॉजिस्ट जो है बहुत बड़े वाले प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, वो रिवर, हिल, माउंटेन, सॉइल, स्टोन, ये सब देखते हैं। वहीं प्लेंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमंस के मिलियन ईयर से वो जो फॉसिल्स बन गए हैं, जो अवशेष, जैसे डायनासोर का कोई अवशेष निकालता है तो वो कौन निकालेगा, प्लेंटोलॉजिस्ट निकालेगा। और आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, बहुत महीन छोटे पार्ट को करेंगे। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करेंगे, बहुत चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, उनमें संबंध बैठाएंगे और मानव संस्कृति का अध्ययन करेंगे। फॉसिल्स क्या है, इम्प्रेशन ऑफ फुटप्रिंट्स या पार्ट्स ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स दैट आर फाउंड प्रिजर्व्ड विद इन लेयर्स ऑफ सॉइल या रॉक्स। अब ये सॉइल या रॉक्स हमेशा पृथ्वी के अंदर नहीं है, ये समुद्र के भी अंदर हैं, इसलिए फॉसिल्स क्या है, समुद्र के अंदर भी मिलते हैं, तो उसको ये फॉसिल्स कहते हैं। हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री, each society and culture has had its own ways of measuring time. Major events such as the birth of an important person या the start of a ruler region have often marked the beginning of a new era। बहुत सारे ऐसे राजा होते थे, जब किसी पे जीत जाते थे, वो उनका जब ईरा स्टार्ट होता था तो वे क्या करते थे, स्टार्ट करते थे, एक अवधि स्टार्ट कर देते थे। तो इस तरह से प्रत्येक समाज और संस्कृति क्या है, समय को अपनी तरह से नापता है। कोई मेजर इवेंट से, किसी के बर्थ से, किसी इम्पोर्टेंट रूलर्स अगर स्टार्ट कर दे, शुरुआत कर दे अपना शासनकाल उससे, या बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा। एट प्रेजेंट द जॉर्जियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड, साइड बाय साइड हिंदू, मुस्लिम, ज्यूइश, Chinese and other calendars are also used for calculating the dates of festivals and other auspicious events। मतलब वर्तमान में, आज के डेट में, एट प्रेजेंट ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरी दुनिया में उपयोग किया जाता है।
हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी अन्य कैलेंडरों का उपयोग त्योहारों और अनऑस्पिशियस माने शुभ दिन, शुभ घटनाओं की तारीखों का गणना के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ईरा। ईरा क्या है, युग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं कि युग। ए डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्या है, एक अलग ही अवधि है समय का, जिसको जैसे हिंदू धर्म में 4 युग में बांटा गया है ना, त्रेता युग, द्वापर युग, ऐसे करके बांटा गया है। कलयुग जो अभी हम लोग चल रहे हैं वो क्या है, कलयुग है। लेकिन जो कैलेंडर यूज होता है सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, द कैलेंडर नाउ यूज्ड द वर्ल्ड ओवर, इट हैज़ 12 months adding up to 365 days and a leap year every 4 years. However, century years, for examples 1800, 1900, 2000s are leap years only if they are multiplies of 400. So in the 3 century sanitary years above only 2000 is a leap year. लीप ईयर में क्या चाहिए, 400 से डिवीज़न होना चाहिए। तो जैसे 1600, 2000, इसके पीछे जाएंगे तो 1200, इसके पीछे जाएंगे तो 800, 400, ये सब क्या है, ये सब को लीप ईयर माना गया है। तो जो 400 से मल्टीप्लाई हो जाए, डिवीज़न हो जाए, और क्या है 4 से भी डिवीज़न हो जाए, तो उसे क्या माना जाता है, लीप ईयर माना जाता है। तो जो ऊपर जो दिए गए 3 गो, इसमें क्या है, सिर्फ 2000 ही हैं जो लीप ईयर से, यही बोला जा रहा है कि इन द 3 सैनिटरी ईयर्स एवव ओनली 2000 ईयर इज ए लीप ईयर। बाकी सब क्या है, लीप ईयर नहीं है। 400 के मल्टीप्लिकेशन में भी होना चाहिए और 4 से भी डिवीज़न होना चाहिए। ऑस्पिशियस क्या है, फेवरेबल या ब्रिंगिंग लक, फॉर इंस्टेंस एन ऑस्पिशियस बिगनिंग, मतलब किसी चीज़ को शुरुआत करने के लिए अनुकूल समय, एक शुभ शुरुआत। इन द वेस्ट, वेस्ट में क्या है, द कन्वेंशनल ईयर फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ हैज़ जनरली बीन टेकन टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस कैलेंडर, मतलब इस कैलेंडर को वेस्ट में क्या है, शुरुआत किया गया, एक प्रारंभिक बिंदु माना जाता है ना। ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यूज टू बी मार्केड विथ एडी, मतलब यहाँ पे अगर ईसा मसीह का जन्म हुआ है तो यहाँ से जो अब हम ईयर काउंट करेंगे उसको क्या मानेंगे, एडी। एन एब्रीविएशन फॉर ए लैटिन फ्रेज, ये लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है रेफर्स टू द जीसस बर्थ, क्या है, यह एक लैटिन वर्ड है। हाउ एवर दिस इज नाउ कॉल्ड द कॉमन ईरा, अब इसको क्या बोला जाता है, कॉमन ईरा, सी, अब इसको सी भी बोला जाता है, across the world. For example, 1947, the year India gained independence, can be written as 1947 AD, sometimes AD 1947 या 1947 C, या तो C लिखिए या AD लिखिए या AD पहले लिखिए, मतलब जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ उसके बाद से जो हम ईयर काउंट कर रहे हैं वो कहाँ आ गया, 1947 में इंडिया क्या हुआ, को आज़ादी मिला, है ना। सिमिलरली द ईयर्स बिफोर द कन्वेंशनल डेट फॉर द बर्थ ऑफ जीसस आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूज टू मार्क विथ BC या बिफोर क्राइस्ट, दे आर नाउ कॉल्ड बिफोर कॉमन ईरा, BCE। तो या तो जो पहले के, अब इसके पीछे जो माना गया उसको या तो BC या बिफोर कॉमन ईरा, है ना, बिफोर कॉमन ईरा, BC या BCE। फॉर एग्जाम्पल 560 BC इज एन अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा।
अब गौतम बुद्धा के अगर ईयर को, बर्थ के ईयर को मान लिया जाता 0, तो क्या हो जाते, ये 0 हो जाता। और अगर ईसा मसीह का जन्म होता तो कब होता, अगर ये गौतम बुद्ध का जन्म है तो ईसा मसीह का जन्म माना जाता 560 AD या सी। क्या माना जाता है, AD या सी। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो है उसको 0 मान लिया गया है, तो इसलिए ये क्या हो गया 560 BC या BCE। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से एक टाइमलाइन बनाया गया है। ये टाइमलाइन का आधा पिक्चर यहाँ है और आधा पिक्चर यहाँ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सारा BC में है। यहाँ पे बर्थ ऑफ जीसस है, यहाँ पे क्या है, बर्थ ऑफ जीसस है। और यहीं पे इसके बाद शुरू हुआ 2000 C, जहाँ पे अभी हम हैं। अभी क्या है हम लोग 2024 20, क्या है हम लोग 2024 C। और इसके पीछे क्या है, बर्थ ऑफ बुद्धा है जो 560 BC या BCE है। और इनके बाद अशोक आया। तो इस तरह से अगर हम यहाँ से शुरू करें तो पीछे चलते हैं, ये हम आज हो गए। यहाँ पे अशोक, फिर बुद्धा, फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, IVC। आगे के क्लास में जब जाएंगे तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे ISC भी है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद बिगनिंग ऑफ कॉपर मेटलर्जी, मतलब इसको क्या कहते हैं, कॉपर ईरा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉपर ईरा कहते हैं, जो 4000 BCE से भी पीछे है। द वर्ल्ड ऑफ फर्स्ट सिटीज़ क्या है, मेसोपोटामिया फर्स्ट सिटीज़ है। यहाँ पे पोट्री टेक्नोलॉजी, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम लोग को जानकारी हो गया। तो वो कब हुआ 6000 BC, मतलब अभी से अगर जोड़ेंगे तो इसमें 2024 भी ऐड कर देंगे तो 8024 ईयर्स एगो हम लोग क्या थे, हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाना जान गए थे। फिर 8000 BC फर्स्ट सेटलमेंट्स एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, हम लोग फसल को कृषि करना आरंभ कर दिए थे। और 10,000 BC अगर यहाँ से अभी के समय से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10,000 BC, क्या हो जाएगा 10,000 BC, मतलब 10,000 साल पहले अभी से हम लोग कृषि का आविष्कार कर दिए थे, मतलब शुरुआत कर दिए थे हम लोग। और 10,000 BC मतलब अभी से 12,000 BC का एक दिया गया। और एंड ऑफ आइस एज का कब हो गया ख़त्म, आइस एज ख़त्म हो गया 12,000 BCE में, मतलब अभी से 14,000 BC। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 14,000 BC हो गया, 14,000 है यहाँ पे 40,000 फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक आर्ट, मतलब हम लोग पत्थर पे क्या करने लगे, पत्थर पे चित्र बनाने लगे, पत्थर पे क्या करने लगे, चित्र बनाने लगे। और ये क्या है, पूरा आइस एज है, ये क्या है, आइस एज है। और आइस एज कब ख़त्म हो गया, आइस एज ख़त्म हो गया 12,000 BCE में, अभी से 14,000 ईयर्स एगो। ठीक है, और ये क्या है 3 लाख BC लास्ट में स्टार्ट हो गया। तो अगर हम फर्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 लाख में क्या है, होमो सेपियंस क्या थे, आ गए थे। इसलिए वहाँ पे क्या है, टाइमलाइन को 3 लाख ईयर्स को BCE को हम लोग एक टाइमलाइन शुरुआत किए हैं और वहाँ से यहाँ तक चले गए हैं। कहाँ तक, अब तक प्रेजेंट। अब देखिए इसमें कुछ समझाया भी गया है। बुद्धा के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर
7 में। कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एगो डैट वाज, कितना साल पहले, तो 560 थे जीजस से प्लस 2024 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2580 ईयर्स एगो। कितना साल पहले 2584 ईयर्स एगो। सच कैलकुलेशन आर सिंपल बट देयर इज अ कैच। इन द जॉर्जियन कैलेंडर देयर इज नो जीरो ईयर। द ईयर 1 सी फॉलोज इमीडिएटली द ईयर 1 BC, है ना, जीरो है ही नहीं। ड्रॉ ए सिंपल टाइमलाइन मार्किंग एवरी ईयर फ्रॉम 2 BC to 2 CE. You will see that because of the absence of 0 year, only 3 years have passed between those two dates. Those two dates में क्या है 2 BC और 2 CE में 4 years नहीं 3 years का गैप है। So the calculate the numbers of years between a BC date and CE date. You should add them but subtract 1 in the above case. Practice a few example. जैसे बुद्धा पे आते हैं तो क्या हो गया, यहाँ हम क्या लाए थे 2584 ईयर्स एगो, नहीं क्या बोलेंगे ए 1 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे चूँकि जीरो नहीं है और क्या हो जाएगा 2583 ईयर्स एगो, है ना। तो ये इसमें क्या है एक कैच है। तो 2583 ईयर्स एगो आपको अगर पहले बता देते तो आपको मज़ा नहीं आता ये एक्सप्लोर करने में। अब क्या है अच्छा लग रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे। ए टाइम लाइन इज़ ए कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट्स एज इट शोज ए सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स covering any particular period. It runs from the beginning of humanity to the present with a few important landmarks. कुछ कुछ क्या है लैंडमार्क है, जैसे बुद्धा का जन्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर रॉक पेंटिंग, ये सब क्या है एक फ्यू इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। नोट दैट द डॉटेड पोर्शन मार्क्स ए स्किप्ड पीरियड, अदरवाइज दिस टाइमलाइन वुड हैव टू बी ऑलमोस्ट 3 मीटर्स लॉन्ग। अब मान ले कि हमको इतना में ही दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, या तो ऐसे दिखा दें तो फिर डॉटेड डॉटेड दिखाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे 1000 AD आ गया या CE आ गया और उसके बाद सीधे हम कहाँ पहुँच गए, सीधे 2024 पे पहुँच गए, है ना। तो यही दिखाया गया है 560 BC जीसस बर्थ और यहाँ क्या है 2000 CE और यहाँ आ जाएगा 2024, है ना। ए टाइम लाइन ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर इन विच हिस्टोरिकल इवेंट्स टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल इवन विदाउट लुकिंग एट डेट्स यू कैन नाउ सी दैट द बर्थ ऑफ बुद्धा अकर्स बिफोर डेट ऑफ जीसस। सीधे टाइमलाइन से क्या देख सकते हैं कि जीसस से भी पहले क्या आए लॉर्ड बुद्धा आए। along with a year and a decade, a period of 10 years, decade बने 10 साल के मल्टीप्लिकेशन में। We often use other terms to understand longer duration of time. Two of these are quite commonly used when learning about history. Century, century क्या है 100 years. A period of, it is any period of 100 years. In history, specific centuries are counted every 100 years starting from the year 1 CE. For instance, we are currently in the 21st century. 21st century जैसे ही 2000 ख़त्म हुआ वैसे ही 2001 क्या हो गया, ये 20 ख़त्म, आ गए हम लोग 20th सेंचुरी में। समझ में आया, इसलिए 21 बोलते हैं, 20 नहीं 21st century which runs from 2001 to 2100। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, कब ख़त्म होगा 66 years के बाद। The centuries BCE are calculated beginning from the year 1 BC and keep going back in time. For example, the 3rd century BCE मतलब क्या हो गया 3rd century BCE would include the years 300 BCE to 201 BC.
जैसे ही 200 एंड हुआ और 2001 में हम लोग पहुँचे, तो कहाँ पहुँच गए? हम लोग पहुँच गए 3rd सेंचुरी में। कहाँ पहुँच गए? 3rd सेंचुरी में। और ये कब एंड होगा? 300 BC में क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। जैसे 301 BC में जाएंगे, क्या आ जाएगा? 4th सेंचुरी BC। तो ये सेंचुरी का खेल है। सेंचुरी किस तरह से हम लोग करते हैं? मिलेनियम, इट इज़ एनी पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स इन हिस्ट्री। A specific centuries are counted every 1000 years from the 1C. For instance, we are currently in the 3rd millennium C. जैसे ही 2000 ख़त्म हुआ, 2001 से क्या स्टार्ट हो गया? 3rd millennium C, which began in 2001 C and will go up to 3000। लेकिन सेंचुरी कहाँ ख़त्म हो जाएगा? 2100 पे ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। 28th सेंचुरी कहाँ एंड हो जाएगा? 2100 पे। लेकिन 3rd मिलेनियम कहाँ एंड होगा? 3000 मिलेनियम 3000 सी पे। कहाँ पे एंड होगा? 3000 सी पे। As with centuries, millennium BCE are also calculated beginning from 1 BC and go backward. So the first millennium BCE would include the years 1 BCE to 1000 BC। और जैसे ही 1000 BCE के बाद पीछे जाएंगे, मतलब इस टाइम लाइन पे यहाँ पे अगर 1000 BCE हो गया, तो उसके बाद जो आएगा 1001 BCE, वो क्या हो जाएगा? सेकेंड मिलेनियम BCE। वहाँ पे क्या चल रहा था? C। अब यहाँ पे क्या चलेगा? BC। इन द टाइम लाइन गिवन ऑन पेज 62 और 63, कैन यू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द 80th मिलेनियम BCE। तो 8th मिलेनियम BCE कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ पे 7000 BCE एंड हो गया, वहाँ से क्या हो जाएगा स्टार्ट? 8। तो क्या हो जाएगा? 7001 से 8000 BCE तक, ये क्या हो जाएगा? 8th मिलेनियम। और फिगर में अगर मार्क करेंगे तो हम कहाँ चलाएंगे? यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? ये पार्ट कहलाएगा, देखिए इसको बना देते हैं, एकदम मिडिल में आएगा 7000 BC, और इसी के बाद यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? ये 8th मिलेनियम हो जाएगा। ठीक है, 7001 से, 7000 नहीं, 7001 BCE से 7001 यहाँ कर लीजिए, 7001 BCE से 8000 BCE तक क्या हो जाएगा? 8th मिलेनियम। और पीछे क्या हो जाएगा? 7th मिलेनियम। पीछे क्या हो जाएगा? 7th मिलेनियम BCE। Let's explore. Create a timeline stretching from 1900 CE to the current years and place the date of birth of your grandparents, parents, siblings, and yourself. Also mark the years that the 20th century CE begins with and ends with. मान लिया कि हमको अगर बनाना होगा, यहाँ पे क्या हो गया? 1900 CE, है ना। अब यहाँ से हम आ जाएंगे यहाँ पे 2000 CE। तो जैसे ही 2001 होगा तो क्या शुरू हो जाएगा? सेंचुरी शुरू हो जाएगा, है ना, सेंचुरी। और यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा? 20th सेंचुरी।
तो आप आ जाइएगा, अगर आप अभी 11 ईयर या 12 ईयर के हैं तो आ जाइएगा 21वीं सेंचुरी में, और आपके पापा 24 ईयर्स से ज़्यादा होंगे तो वो आ जाएंगे इसमें, और आपके दादा इसी में रहेंगे। आपके दादा दादी सारे किस में आ जाएंगे? 28th सेंचुरी में। सिर्फ आप आएंगे 21वीं सेंचुरी में। डू यू नो हाउ कैलेंडर्स हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया? Many Indian calendars rely on the positions of the sun and the moon to define the months of the year, जिसको क्या कहते हैं? पंचांग is a book of tables which lists the days of each month along with related astronomical data। उसमें पंचांग बोलते हैं और उसमें एस्ट्रोनॉमिकल डाटा भी होता है। For instance, it precisely predicts events like solar and lunar eclipses, times for sunrise। उसमें देखिएगा कभी पंचांग अगर घर पे आता होगा तो उसमें सनराइज का टाइम तक दिया रहता है, गर्मी में अलग टाइम, ठंडी में अलग टाइम, एंड सनसेट etc। Panchangs still widely used in India often also give weather prediction for the year। और पूरे साल का वेदर प्रिडिक्शन भी होता है, कब बारिश होगा, कितना दिन तक गर्मी होगा, डेट्स एंड टाइमिंग ऑफ फेस्टिवल्स भी होता है, हम दिवाली कब मनाएंगे, होली कब मनाएंगे, और भी बहुत कुछ होता है उसमें, है ना। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। कहाँ आते हैं? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। A palace, person, text या an object from which we gather information about some past event या period, उसको क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। चाहे किसी पैलेस से, चाहे किसी पर्सन से, चाहे किसी टेक्स्ट से, चाहे किसी ऑब्जेक्ट से, किसी भी चीज़ से अगर हमको हिस्ट्री की उससे इंफॉर्मेशन मिलती है, पास्ट के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो वो क्या है? सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? कैन यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एट लीस्ट 3 जनरेशंस ऑफ द योर फैमिली, मदर्स, फादर्स, क्रिएट ए फैमिली ट्री विथ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं तो, या पापा से उनके बारे में पूछ के। फाइंड आउट देयर नेम्स, व्हाट दे डिड फॉर ए लिविंग एंड वेयर दे वेयर बोर्न। कहाँ पे रहते थे, कहाँ पे जन्म लिए। ऑल्सो राइट द सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू गोट दिस इंफॉर्मेशन, और किससे आपने पूछ के पता किया। तो अपने दादा का नाम लिखिए, दादी का नाम लिखिए, वो क्या करते थे? खेती करते थे, नौकरी करते थे। नौकरी का इससे क्या क्या मिलेगा कि आपके दादा दादी क्या करते थे, क्या नौकरी था या नहीं था, क्या हाँ वो जन्म लिए थे गांव में या शहर में, यहाँ पे नौकरी था या नहीं था, उनका पेशा क्या था, और क्या पता चलेगा। इस तरह से आपको बहुत चीज़ें पता चलेगी कि उन लोग गांव में जन्म लिए थे और आप शहर में जन्म ले रहे हैं। फिर ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पैटर्नल, दादा के बारे में हो सकता है आपके 2 दादा हों, आपके पापा के पापा हों और उनके कोई भाई हों। फिर ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल, दादी के फैमिली के बारे में। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा का भी दादा और दादा का भी दादी। तो इस तरह से आप इस टेबल को भर सकते हैं। तो देखेंगे कि उनका नौकरी नहीं था, कुछ पता चलेगा कि खेती करते थे, तो कुछ लोग पता चलेगा मुंशी थे, तो कभी पता चलेगा आपको कि वो लोग लेखा बही करते थे, कुछ बिजनेस करते थे, हो सकता है कि बिजनेस भी करते हों, किसी चीज़ सामान को लाते हों बेचते हों।
तो इस तरह से दुकानदार भी हों, तो इस तरह से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। हाउ डिड यू फाइंड डिटेल्स अबाउट योर फैमिलीज पास्ट? डिड यू रिलाई ऑन थिंग्स लाइक फोटोग्राफ्स, डायरीज, ID कार्ड्स या मेमोरीज फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स? अगर पापा के जो बहन होंगे, भाई होंगे, चाचा, बुआ, उनसे आप फोटोग्राफ्स लेके, उनके डायरी से, उनके ID कार्ड से, उनके मेमोरीज से आप इस टेबल को फिल करेंगे। थिंक अबाउट इट, हैव यू एवर सीन ओल्ड कॉइन्स? क्या ये भी पता चलेगा कि आपको कि 1 रुपये से नीचे के भी कॉइन थे, 5 पैसा थे, 10 पैसा था, 20 पैसा था, 25 पैसा था। तो इस तरह के ओल्ड कॉइन्स पता चलेंगे। उनके बुक्स पता चलेंगे कि कितने पुराने पुराने बुक्स थे। क्लॉथ्स पता चलेंगे, ज्वेलरी पता चलेंगे, अंटिल्स, यूटेंसिल्स भी पता चलेंगे, किस तरह के बर्तन में वो खाना खाते थे। क्या उस समय स्टेनलेस स्टील आ गया था या अल्मुनियम के बर्तन में खाते थे? तो ये सब सारी चीज़ें पता चलेगा। तो यही बोल रहा है आगे कि हमको देखना है। हैव यू एवर सीन ओल्ड कॉइन्स, बुक्स, क्लॉथेज, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स इन एंड अराउंड योर हाउस? अपने घर के चारों तरफ पुरानी चीज़ों को देखें हैं क्या? What type of information can be gained from such objects? या from old houses या buildings? बहुत सारा बच्चे लोग क्या होते हैं, ओल्ड हाउसेज और बिल्डिंग्स भी बहुत सारे गांव में होते हैं जो ढह गए होते हैं या भूतहा खंडर हो जाते हैं। उन्हें जाकर वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि पहले के लोग किस तरह के मिट्टी के घर में रहते थे या सीमेंट आ गया था, ये भी पता चलेगा। तो इस तरह की जानकारी आपको क्या होगा, पता चलेगा। एवरी ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर टेल्स ए स्टोरी। हर एक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक स्टोरी बताता है। एंड इज़ लाइक ए पीस इन जिक्सॉ पजल्स। और उस सारे जानकारी को अगर आप इकट्ठा कीजिएगा तो एक हिस्ट्री क्रिएट होगा। द ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड योर हाउस कन्वे समथिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। वो आपके फैमिली को, हिस्ट्री को बताएगा। किस तरह के बर्तन यूज करते थे। अगर मिट्टी के बर्तन यूज करते थे तो गरीब थे। अगर एल्युमिनियम के बर्तन यूज करते थे तो मतलब थोड़े अच्छे थे। अगर मिट्टी का घर था, झोपड़ी था, फूस था, तो वो गरीब थे। अगर वो उस समय भी ईंट के मकानों में रहते थे तो मतलब कुछ अमीर थे। इस तरह की कहानी क्या है, एक क्रिएट होगी। सिमिलरली वी कैन पुट टुगेदर हिस्टोरिकल इवेंट्स थ्रू ए वेराइटी ऑफ सोर्सेज, बट keep in mind that in case of history quite a few pieces of the puzzle may remain missing। हो सकता है कि कुछ चीज़ें नहीं भी हो। जैसे आप पुराने कपड़े खोज रहे हो, नहीं मिले, क्योंकि कपड़े क्या हो गए होंगे, बर्बाद हो गए होंगे या नहीं रहा होगा, समय के साथ उससे कीड़ा खा गया होगा। ऑब्जर्व द फिगर एट द बॉटम ऑफ द पेज, इट ब्रिंग्स टुगेदर द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर देम ऑल नाउ। अभी आपको सारा नहीं याद करना, लेकिन ये सोर्सेज है हिस्ट्री के। क्या क्या है, सोर्सेज है। तो क्या है, पहले तो 4 सोर्सेज के बारे में दिया गया। ओरल सोर्सेज मतलब आप किस तरह से, मौखिक स्रोत क्या था, आपके दादा दादी क्या बताएं। जीनियोलॉजिकल मतलब वंशावली से पता चलता है, ये क्या है, वंशावली। फोकलोरे मतलब लोक साहित्य से पता चलता है, ये क्या है, लोक साहित्य मतलब हमारे पुराने साहित्य क्या थे। अगर आप जाइएगा तो पता चलेगा कि आपके पुराने साहित्य अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं, तो उससे भी पता चल सकता है। तो ये हो गया ओरल सोर्सेज। अब आते हैं लिटरेरी सोर्सेज, मतलब साहित्यिक स्रोत क्या था। तो या तो इंडियन साहित्यिक स्रोत हो सकता है या फॉरेन अकाउंट्स, मतलब फॉरेन लोग भी कुछ इंडिया के बारे में लिख सकते हैं, उससे भी पता चल सकता है। तो सबसे पुराना क्या है, वेद। क्या है, वेद और इतिहास। फिर क्या है, पोएम्स एंड प्ले, कविताओं का संग्रह, नाटक, ये सब। हिस्टोरिकल टेक्स्ट मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कहानी का कोई संग्रह। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट मतलब विज्ञान और तकनीक के बारे में कहीं कोई लिखा गया, वो हो गया है
ये सब क्या है, इंडियन लिटरेचर के पार्ट हो सकते हैं। फॉरेन अकाउंट से क्या आएगा, ट्रेवलॉग्स, मतलब किस तरह के यात्रा वृत्तांत, इसको क्या बोलते हैं, यात्रा वृत्तांत। जैसे आगे पढ़ेंगे, वेनसेंग आया, और भी बहुत सारे लोग आए हमारे यहाँ, मार्को पोलो, अलग अलग समय में अलग अलग लोग आए, तो उन लोग जो अपने यात्रा में देखें सुने उसको क्या किए, लिखें। बरौनी हो गया, इस तरह से करके अलबरौनी था, बहुत सारे हम पढ़ेंगे यात्रियों के बारे में। हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, उस तरह से वो क्या बनाए कि ऐतिहासिक क्रम बनाए, तो इस तरह से हुआ। आर्टिस्टिक सोर्सेज, मतलब क्या हुआ, कलात्मक स्रोत, कलात्मक स्रोत, इसको क्या कहेंगे, साहित्यिक स्रोत। ओरल को क्या कहेंगे, मौखिक स्रोत, क्या कहेंगे, मौखिक स्रोत। ये क्या है, कलात्मक स्रोत। कलात्मक स्रोत क्या है, पहले के लोग कुछ पेंटिंग करते थे, हो सकता है कि वो पेंटिंग जादू टोना के लिए भी करते हों, है ना। मूर्तियाँ बनाते थे। पैनल्स, पैनल्स का मतलब क्या हुआ, कुछ पट्टिका की तरह, मान लिया पत्थर पे कुछ बना के और लिख दिए, तो ये सूची, इसको क्या कहेंगे, सूची, सूची बनाते थे। तो ये सब क्या है, कलात्मक स्रोत हैं। एक्सकेवेशंस, ये किस पार्ट में आता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत। ये क्या है, पुरातात्विक स्रोत। मतलब क्या हो गया, जैसे स्ट्रक्चर्स, कोई मॉन्यूमेंट्स, कोई बिल्डिंग बना हुआ है ना, स्मारक, मॉन्ट्स, मॉन्ट्स माने क्या होते हैं, टीले। अब किसी भी तरह के टीले हो सकते हैं, मिट्टी के टीले हो सकते हैं, पत्थर के टीले हो सकते हैं, जब आगे जाएंगे तो ये भी पढ़ेंगे आप, है ना। एक्सकेवेशंस माने क्या होता है, उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ, उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ, अगर हम डिगिंग किए तो क्या मिलेगा, यही तो करते हैं, क्या करते हैं, आर्कोलॉजी, एक्सकेवेशन करते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट का रिमेन्स कुछ मिला, टूल्स एंड वेपन्स कुछ मिला, फिगरिन्स एंड ऑर्नामेंट्स कुछ मिला। फिगरिन्स क्या कहलाते हैं, फिगरिंग कहलाते हैं मतलब मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं, फिगरिंग्स, मिट्टी के बर्तन। ऑर्नामेंट्स, गहने क्या कहते हैं, पोट्री एंड टॉय, फिगरिंग्स माने मिट्टी के बर्तन नहीं होते हैं, क्या होते हैं, फिगरिंग्स माने होते हैं मूर्ति, फिगर। पोट्री माने होता है मिट्टी के बर्तन। और टॉयज माने खिलौने। हैबिटेंट्स एंड ब्रूअल्स माने बस्ती, हैबिटेंट्स माने किस तरह के बस्ती में रहते थे, गांव में, शहर में, और ब्रूअल्स माने क्या होता है, सब किस तरह से गाड़ते थे, है ना, जब मरने के बाद लोग को किस तरह से रखते थे, तो वो भी डिगिंग में आएंगे, तो वो भी, उनसे भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। फिर क्या है, इनक्रिप्शंस, मतलब किसी चीज़ पे लिखा हुआ होना, तो जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो मतलब हाथ से लिखा हुआ, पांडुलिपि। कॉपर प्लेट्स, ताम्रपत्र पे लिखा हुआ, ताम्रपत्र पे। कॉइन्स, सिक्के। तो इस तरह से आपको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री 4 था, जिसको और डिवाइड करने पे और तरह के बात हुआ। आर्कियोलॉजिकल सोर्स से स्ट्रक्चर और एक्सकेवेशन से बहुत चीज़ मिलते थे, मतलब कुछ ज़मीन के ऊपर कुछ ज़मीन के नीचे। इनक्रिप्शंस क्या हो गया, कहीं पे किसी चीज़ का लिखा हुआ पार्ट मिलना, है ना, तो वो भी क्या हो गया, वो भी पुरातात्विक सोर्स ही हुआ। क्या है, इसी का एक पार्ट है इनक्रिप्शंस, जैसे ताम्रपत्र खुदाई में मिल जाना या मंदिर में मिल जाना, तो इस तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया। ओरल सोर्स क्या है, कोई मुंह से कुछ बोल दिया, लोक साहित्य, कहीं कुछ सुन लिए, कोई कहानी सुन लिए, जैसे महाभारत, रामायण, ये सब क्या है, कुछ लिखा हुआ भी है और कुछ मौखिक भी होते आ रहा है। बहुत लोग वेद नहीं पढ़ते फिर भी उसके बारे में जानकारी रखते, तो वो क्या है, मौखिक है। फिर इंडियन लिटरेचर हो गया,
लिटरेरी सोर्स, वेदास हो गया, इतिहास हो गया, पोएम्स हो गए, प्लेज हो गए, हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो गए, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट हो गए। फॉरेन अकाउंट्स में क्या आ गया, यात्रा वृत्तांत और ऐतिहासिक क्रम में किसी चीज़ को रखना। आर्टिस्टिक सोर्सेज में क्या आ गया, कलात्मक स्रोत क्या है, पेंटिंग, कहीं पेंटिंग करते होंगे। अगर कभी आप मध्य प्रदेश में भीमबेटका देखने जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे बहुत पुराने पेंटिंग बनाए गए हैं। फिर स्कल्पचर्स माने मूर्तियाँ किस तरह से बनाते थे, पैनल्स माने कोई सूची पट्टिका बनाते थे। तो इस तरह से इतने सोर्स थे। अब आगे चलते हैं। हिस्टोरियंस ए पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट, मतलब वो उस पर्सन को कहते हैं जो पास्ट के बारे में पढ़ता हो, समझता हो, फिर बाद में उसके बारे में लिखता हो। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हाउ इन प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमंस सर्टेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स गेट पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इसी से आया है, क्या आया, जीनियोलॉजिकल, वंश। मतलब जो हम प्लांट में या एनिमल में क्या देखते हैं, फीचर्स एक दूसरे को पास करते हैं। जैसे हम जैसे लगते हैं वैसे ही मम्मी पापा के जैसे लगते हैं, लेकिन हमेशा क्या होता रहता है, इवोल्यूशन होता रहता है, कुछ चेंजेज आते रहते हैं समय के साथ। रिमेंबर दो ऑल नाउ, ऊपर वाले चीज़ों को सारे को याद नहीं रखता। वी विल यूज सम ऑफ द देम एज वी गो अलोंग, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या मिलेगा, ये सब हम सीखते चले जाएंगे, है ना। व्हेन हिस्टोरियंस स्टडी से ए किंग या क्वीन ऑफ 1500 years ago, an ancient monument, a war, या some items of trade, they take great care to rather gather information from as many sources as they can find and consult. Remember them all now, सभी को रिमेंबर करना है, मतलब ये सब स्रोत हैं। अब मान लिया कि वेन हिस्टोरियंस स्टडी से किंग या क्वीन ऑफ 1500 years ago, एन एंशियंट मोन्यूमेंट, कोई एंशियंट मोन्यूमेंट से कुछ जानकारी हासिल किए, किसी वार से जानकारी हासिल किए, किसी ट्रेड से जानकारी हासिल किए, तो उसको बढ़िया से बहुत केयर के साथ उस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, कंसल्ट करते हैं। समटाइम्स द सोर्सेज कन्फर्म ईच अदर, कुछ समय क्या होता है कि वो कुछ और पढ़ रहा है, साहित्यिक स्रोत से जानकारी ले रहा है, आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आप अंदर से डिगिंग करके कुछ जानकारी ले रहे हैं, दोनों में विचार विमर्श हुआ और वो क्या एक दूसरे को अगर कंफर्म कर दिए तो क्या हो गया, जिक्सा पीसेज मैच कर गया। एट अदर टाइम सोर्सेज में गिव कंट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन, कभी कभी क्या होता है मैच नहीं करता, टाइमलाइन के बीच में कुछ चीज़ें गायब हो जाती है, पता नहीं चलता कि इस समय का कौन राजा आया था। अब हम किसी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, पता चला कि लग रहा है कि ये राजा का वंशावली 300-400 साल होगा, लेकिन बीच में पता चला कि कुछ अलग ही चीज़ें मिलने लगी, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जैसे शेर शाह सूरी बीच में पूरे मुग़ल साम्राज्य के बीच में एकाएक इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें अगर मिल जाएगी तो मैच नहीं करेगा, कंट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन होगा, तो उसमें कुछ नई जानकारी हासिल होगी बहुत दिनों बाद। इन विच केस दे नीड टू डिसाइड विच सोर्सेज दे कैन ट्रस्ट मोर, और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस सोर्स पे ज़्यादा हमको ट्रस्ट करना है। डैट इज़ हाउ दे ट्राई टू रिक्रिएट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड दे आर स्टडिंग, और इस तरह से वो पढ़ के पूरा हिस्ट्री को क्या करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। हु कंट्रीब्यूट्स टू ऑल दीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हु मतलब कौन इन हिस्ट्री के सोर्सेज में योगदान देता है, हिस्टोरियंस देमसेल्व्स, बट आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट हु स्टडी एंशिएंट इनक्रिप्शन, जैसे आगे पढ़ेंगे कि अशोक का लिखा हुआ इनक्रिप्शन को बाद में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति ने, अंग्रेज ने पढ़ के बताया, और पढ़ के क्या वो कुछ भी पढ़ दिया हो गया, नहीं, उस पढ़े हुए बातों को एक दूसरे से मैच कराया गया बहुत जगह से, उसके बाद माना जाता है कि हाँ वो सही है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर्स,
तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है? हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड देयर कल्चर्स। वो ह्यूमन सोसाइटीज़ और कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं। एक्सपर्ट्स इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड सम मोर। इन एडिशन इन द लास्ट 50 years so scientific studies has been contributing more and more to the reconstruction of the past। और क्या किए? 50 सालों में साइंटिफिक स्टडीज से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग हुआ और रिकन्स्ट्रक्ट किए पास्ट को। फॉर एग्जांपल, स्टडीज ऑफ एंशियंट क्लाइमेट्स, केमिकल स्टडीज ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल एंड स्टडीज ऑफ द जेनेटिक्स ऑफ एंशियंट पीपुल हैव प्रोवाइडेड फ्रेश इंसाइट। जब हम जेनेटिक्स, किसी एंशियंट पीपुल का भी जेनेटिक्स हम समझाएं, बायोलॉजी का एक ब्रांच है जो एनिमल्स और ह्यूमंस के फीचर्स को, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरे वंश में ले जाते हैं जेनेटिकली। इसी से क्या आया था? जीनियोलॉजिकल वंशावली आया था। तो ये भी हमको बहुत सारा प्रोवाइड किए, सोर्सेज दिए कि किस तरह से हम उनका स्टडी करें और अपने पास्ट को रिफ्रेश करें, फिर से सोचें। एंड व्हेन हिस्टोरियंस स्टडी रिसेंट हिस्ट्री विच यूजुअली मीन्स द लास्ट 2 या 3 centuries, 200 और 300 में जितना स्टडी हुआ तो रिसेंट हिस्ट्री डेवलप हुआ। अनदर सोर्सेज इज न्यूज़पेपर। फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न, इंटरनेट कैन ऑल्सो बी कंसल्टेड। और हमारे हिस्ट्री को बहुत सारा इम्प्रूव करने में आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे आप यूट्यूब पे इन चीज़ों को पढ़ ले रहे हैं, पहले के लोगों के लिए इतना आसान नहीं था। देयर आर फ्यू इमेज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑन द नेक्स्ट पेज। हु एंड व्हाट डू यू थिंक द ऑब्जेक्ट शो। वो क्या सोचते थे और क्या उनको देख के आप क्या सोच सकते हैं, वही है यहाँ पे। हु एंड व्हाट डू यू थिंक द ऑब्जेक्ट्स शो। वस्तुएं कौन और क्या दिखाती है। राइट डाउन इन द बॉक्सेज नेक्स्ट टू द इमेज एनी इन्फॉर्मेशन डैट यू गेट फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट्स। और लिखें कि इन वस्तुओं से क्या आपको जानकारी मिलती है। तो जैसे ये वस्तु दिया गया है, इसमें देखिए एक मानव है जो बीना बजा रहा है। तो ये सिक्का है जिससे आप इन वस्तुओं की जानकारी को ले सकते हैं। ये उस समय का बनाया हुआ पुराना, देखिए यहाँ पे नाव है ना। इस तरह से छाता का भी इस्तेमाल होता था, छतरी का भी इस्तेमाल होता था। तो इस तरह से बहुत चीज़ों को आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये अशोक जो हमारे सिक्कों पे भी पाया जाता है, 4 मुंह वाला शेर है ना, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। चक्र यहाँ दिया गया है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से इन पिक्चरों से आप बहुत सारा जानकारी लिख सकते हैं। द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री का कैसे बिगिनिंग हुआ। मॉडर्न ह्यूमंस, होमोसेपियंस जो हैं, हैव वॉक्ड द प्लेनेट फॉर अबाउट 3 lakhs years। This appears to be a very long time, yet it is only a teeny fraction of the Earth history। अर्थ हिस्ट्री क्या है? बिलियन ईयर्स अगो। और उस बिलियन ईयर में 1 लाख 3 लाख बहुत ही छोटा है। लेट अस हैव ए क्विक लुक एट आवर अर्ली हिस्ट्री। देखिए ये यहाँ पे पेंटिंग है, यहाँ पे किस तरह से आग का आविष्कार है, किस तरह से कलाकारी करते थे, किस तरह से लोग रहते थे, धान कूटते थे, किस तरह से चीरते फाड़ते थे, मारते थे, शिकार करते थे। इन द एवर पिक्चर लुक एट सम एक्टिविटीज़ ऑफ अर्ली ह्यूमंस इन ए रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर माने उनका घर रहने का जगह क्या था? गुफा था। विच वंस कैन यू रिकॉग्नाइज, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर ईच। और इनके बारे में आप रिकॉग्नाइज कीजिए और फिर देखिए कि क्या क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। अब चलिए देखते हैं। अर्ली ह्यूमंस फेस्ड मेनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर एंड लाइव्ड इन बैंड्स या ग्रुप्स टू हेल्प ईच अदर।
पहले क्या था, पहले ह्यूमन के लिए, अर्ली ह्यूमंस के लिए नेचर ही चैलेंज था। बारिश हो जाना, धूप पड़ जाना, आग लग जाना, ये सब क्या था, चैलेंज था। इसलिए वो ग्रुप बना कर रहते थे। दे वेयर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर एंड फूड, और वो क्या करते थे, आश्रय और भोजन की तलाश में रहते थे। एंड वेयर मेनली हंटर्स एंड गैदरर्स, और वो क्या थे, मुख्य रूप से शिकारी और हंटर्स एंड गैदरर्स, और संग्रह करता थे। जो भी बगल में वन होता था उससे कुछ लाते थे, जड़ी बूटी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये चीज़ उनको समझ में आता था। दिस मीन्स डैट दे रियलाइड ऑन हंटिंग एंड कलेक्टिंग edible प्लांट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर सर्वाइवल। हंटिंग और edible प्लांट्स, क्या खाना है, उस पर वो सर्वाइव करते थे। आवर अर्ली एक्सचेंजर ऑल्सो had certain beliefs about the natural elements and possibly also some notion of afterlife, और वो क्या सोचते थे कि संभवतः इसके बाद भी कुछ जीवन है, इसकी धारणा उन्हारे मन में थी। दिस ग्रुप लाइव्ड इन टेम्पोररी कैंप्स, रॉक शेल्टर या केव्स एंड कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर यूजिंग लैंग्वेज दैट आर नाउ लॉस्ट। पहले जो लैंग्वेज जो यूज करते होंगे कम्युनिकेशन के लिए, वो क्या है, आज के डेट में सब ख़त्म हो गया है। वो क्या करते थे, शिविरों में रहते थे, रॉक आश्रय गुफाओं में रहते थे, वो भाषा का यूज करते थे जो अब ख़त्म हो गया। दे यूज्ड फायर एंड स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स मेड देयर लाइफ्स ईजियर, और अपने जीवन को आसान करने के लिए बहुत सारे इम्प्रूव किए थे, है ना, जैसे स्टोन्स, एक्सेस, ब्लेड्स, एरोवेट्स एंड अदर टूल्स का भी बहुत सारा आविष्कार करते थे कि किस तरह से हम शिकार करेंगे ताकि हमारा लाइफ क्या हो जाए, ईजियर हो जाए। एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ आर विजुअल इन रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन हंड्रेड्स ऑफ केव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारा है जिसमें 100 से भी ज़्यादा केव है जहाँ पे पूरे दुनिया में, जहाँ पे रॉक पेंटिंग हुआ है जो उनके लाइफ को दिखाता है। सम ऑफ दिस पेंटिंग डिपिक्ट सिंपल फिगर या फ्यू सिम्बल्स, उसमें क्या है, सिंपल फिगर्स है और कुछ सिम्बल्स है। अदर्स आर मोर डिटेल्ड एंड रिप्रेजेंट सीन्स विथ एनिमल्स या ह्यूमंस, किस तरह से एनिमल के साथ रहते थे, कैसे उनका शिकार करते थे। इन टाइम दिस अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक सिंपल ऑर्नामेंट्स भी बनाना सीख रहे थे, सच एज अ स्टोन या सेल बीड्स, स्टोन से या सेल बीड से। पेडेंट्स मेड ऑफ एनिमल टीथ से भी बनाते थे। एंड समटाइम्स एक्सचेंज देम विथ अदर्स ग्रुप्स, और पहले एक्सचेंज करते थे तो पैसा नहीं था तो किसी को कोई चीज़ दे देते होंगे और उसके बदले दूसरी चीज़ ले लेते होंगे। द फर्स्ट क्रॉप्स, पहली फसल किस तरह से उपजाएं। ओवर लॉन्ग एज द अर्थ क्लाइमेट हैज़ गोन थ्रू मैनी चेंज, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा था, एक आइस एज भी बीच में आ गया था, है ना, आइस एज आया था। एट सर्टेन टाइम्स इट वॉज वेरी कोल्ड एंड मच ऑफ अर्थ वॉज कवर्ड विथ आइस, दिस इज कॉल्ड आइस एज। एज यू विल लर्न इन ग्रेटर डिटेल्स इन साइंस। लेटर व्हेन द क्लाइमेट, इसको हम लोग साइंस में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। लेटर व्हेन द क्लाइमेट वार्म्ड अप, जैसे ही क्लाइमेट कुछ वार्म हुआ, दिस आइस पार्शियली मेल्ट एंड द रिजल्टिंग वाटर swelled and existing rivers eventually drained into the oceans, और अभी कुछ रिवर बने और बाद में कहाँ जाके मिल गए, ओशियंस में जाके मिल गए। द लास्ट आइस एज लास्टेड फ्रॉम ओवर 1 लाख ईयर्स एगो, 1 लाख साल पहले ये क्या हुआ, शुरू हुआ और लगभग 12,000 साल तक चला। Afterwards, living condition improved for humans in many parts of the world. They started settling down. अब क्या हो गए, वो सेटल डाउन होना शुरू हो गए, एक जगह पे रहने लगे। कल्टिवेटिंग cereals एंड ग्रेन्स, और क्या करने लगे, कृषि करने लगे, उपजाऊ करने लगे। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैटल एंड गोट्स, और सबसे पहले किसको
बनाए होंगे डोमेस्टिकेटेड डॉग को? सबसे पहले किसको बनाए? डॉग को। बहुत सारे कैटल और गोट को डोमेस्टिकेटेड करने लगे, मतलब पालतू बनाने लगे। विथ मोर फूड अवेलेबल दिस कम्युनिटीज ग्रू इन साइज एंड नंबर, ऑफ्टन सेटल डाउन नियर रिवर्स। और ये मतलब कि अपना संख्या भी उनका बढ़ने लगा और अनाज भी उपजाने लगे, भोजन भी उपलब्ध होने लगा और नदियों के किनारे बसने लगे। दिस वॉज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ द वाटर बट ऑल्सो बिकॉज द सॉइल वुड बी मोर फर्टाइल। सिर्फ पानी के लिए ही नहीं, वहाँ पे सॉइल भी मिलने लगा, जिसके चलते वो नदियों के किनारे बसने लगे, चूँकि वहाँ पे क्या करने लगे? कल्टीवेशन करने लगे। इट मेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ईजियर। और इस तरह से उन्हें फसल उपजाना क्या हो गया? आसान हो गया। ऑब्जर्व द सीन ऑन द नेक्स्ट पेज। इट डिपिक्ट्स एन एग्रीकल्चर कम्युनिटी फॉर्म ए फ्यू मिलियंस अगो। लिस्ट द मेन एक्टिविटीज यू कैन आइडेंटिफाई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ सहस्त्राब्दी पहले ही कृषि समुदाय बसने लगा और उनकी पहचान को हम आगे देख सकते हैं। देखिए इस तरह से सीप को, डॉग को, है ना, और फसल उपजाने लगे, कल्टीवेशन करने लगे, घरों में रहने लगे झोपड़ी बना के, और इस तरह से कंदमूल और अनाज को पकाने भी लगे। तो पहले क्या थे? सिर्फ हंटरर्स और गेदरर्स थे। अब क्या थे? हंटरर गेदरर्स के साथ साथ फार्मर्स भी बन गए। तो अब फार्मर्स एंड हर्डर्स बन गए। Think about it, both in this earlier picture of a rock shelter and in this one, men and women are given certain roles. While they may appear to be natural, they are not necessarily correct and do not cover all situations. For instance, in a rock shelter, women may have helped prepare colors for painting the rock, या may have done some of the painting. मतलब क्या करने लगे होंगे? कुछ सहायता भी करने लगे होंगे और कुछ पेंटिंग भी करने लगे होंगे। महिलाएं भी सहायता करते होंगे। इन बोथ सीन्स मेन मे हैव डन सम ऑफ द कुकिंग या मे हैव हेल्प टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। या तो खाना भी बनाते होंगे या क्या करते होंगे? बच्चों की देखभाल में भी मदद करते होंगे। कीपिंग इन माइंड डैट वी हैव ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, थिंक अबाउट सच रोल्स एंड सिचुएशन एंड डिस्कस इन क्लास। हमारा उनके बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं कि उनका कैसा रोल रहता होगा और वो किस सिचुएशन में काम करते होंगे। एज कम्युनिटी ग्रू सो डिड देयर सोशल कॉम्प्लेक्सिटी। लीडर्स या चिफियंस वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपुल and everyone collectively worked towards the community welfare. जैसे जैसे समुदाय बढ़ने लगा होगा, सामाजिक जटिलता भी बढ़ी होगी, तो नेता या चीफ की जिम्मेदारी भी बढ़ी होगी और सामूहिक रूप से समुदाय के कल्याण के लिए भी काम किए होंगे। वेलफेयर माने क्या होता है? वेलफेयर माने होता है कि किस तरह से काम करना, किस तरह से कल्याण के लिए काम करना। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज नो सेंस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप्स, द लैंड वेयर कलेक्टिवली सॉड एंड हार्वेस्टेड। मतलब कि ऐसा नहीं है, व्यक्तित्व स्वामित्व की कोई भावना नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ये मेरा वो तुम्हारा। भूमि को सामूहिक रूप से बोया और काटा जाता होगा। क्या किया जाता होगा? बोया और काटा जाता होगा। बोना, सोड माने बोना और हार्वेस्टेड माने काटना। एज टाइम वेंट बाई, हैमलेट ग्रू इनटू सीजेबल विलेज दैट एक्सचेंज गुड, मोस्टली फूड, क्लॉथिंग एंड टूल्स। जैसे जैसे समय बीतता गया होगा, बस्ती जो है क्या हो गए होंगे? बस्ती गांव में बदल गए होंगे। इसका मतलब क्या होता है? बस्ती गांव में बदल गए होंगे। और क्या करते होंगे? सामानों का आदान प्रदान करते होंगे, ज़्यादातर भोजन, कपड़े और उपकरण का। स्लोली नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज वेयर इस्टेब्लिश्ड एमंग दोज विलेज एंड सम ऑफ देम ग्रू इनटू अ स्मॉल टाउन्स। और फिर बाद में क्या हुआ होगा? स्मॉल टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ होगा।
न्यू टेक्नोलॉजी अपीयर्ड, फॉर एग्जाम्पल पोट्री, मिट्टी के बर्तन, फॉर मेकिंग पॉट्स एंड अदर क्ले ऑब्जेक्ट्स, मिट्टी के और भी सारे खिलौने वगैरह बनाने लगे होंगे। एंड द यूज ऑफ मेटल, कॉपर फर्स्ट, क्या है कॉपर फर्स्ट है, तो सबसे पहले किसका उपयोग करना शुरू किए, कॉपर का, फिर आयरन का बाद में किए। विच हेल्प्ड मेक ड्यूरेबल टूल्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज एंड ऑर्नामेंट्स, और ये सब का क्या यूज किए होंगे बाद में, ड्यूरेबल टूल्स बनाने में। वी विल सी इन चैप्टर 6 हाउ दिस स्टेज प्रिपेयर्ड फॉर द इमर्जेंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन, और यही क्या है, समूह रूप में, सामाजिक रूप में रहना ही क्या है, सिविलाइजेशन है। इसको क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। यहीं से सभ्यता की शुरुआत हो गई, सिविलाइजेशन का। फॉर नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस अर्ली प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी हैड टू फेस मेनी चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंज को शुरुआत हुआ होगा, बहुत सारे चैलेंज का शुरुआत हुआ होगा। एट सम क्रिटिकल टाइम्स ह्यूमैनिटी कुड हैव ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड, और क्या हुआ होगा, और कुछ महत्वपूर्ण समय में मानवता लगभग गायब हो सकती थी। एज सम अर्लियर स्पीसीज डिड, जैसे कुछ प्रजातियों में गायब हो भी गया। वी विल नेवर नो दोज अर्ली ह्यूमन्स टू हुज करेज एंड परसिस्टेंस वी ओ आवर एग्जिस्टेंस टुडे, और हम उन शुरुआती मनुष्यों को कभी नहीं जान पाएंगे जिनके साहस और दृढ़ता के लिए आज हम अपने अस्तित्व के लिए ऋणी, क्या है हम लोग, ऋणी हैं, साहस और दृढ़ता, ठीक है, करेज एंड परसिस्टेंस। बिफोर वी मूव ऑन, आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, वी हैव एक्सप्लोर्ड सम वेज टू लर्न मोर अबाउट आवर पास्ट। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम लाइन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डिफरेंट टाइम्स। तो टाइमलाइन क्या इंपॉर्टेंट है कि कब क्या हम लोग बनाते गए। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग टाइम्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, मिलेनियम्स, इतना मेजरिंग टाइम्स है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर मेनी, दे हेल्प अस रिकंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स। जितने भी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं, चाहे वो जितना भी सोर्स पर या आर्कोलॉजिकल सोर्स हो, चाहे लिटरेरी सोर्स हो, वो क्या हैं, हिस्टोरिकल इवेंट को इंटरप्रेट और रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। वी हैव ऑल्सो हैड ए ब्रीफ लुक इनटू लाइव्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस, हाउ ह्यूमन सोसाइटीज ग्रू मोर कॉम्प्लेक्स इन टाइम, और समय के साथ साथ क्या होते गए, कॉम्प्लेक्स होते गए। तो ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, एज ए प्रोजेक्ट राइट द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली, योर विलेज इफ यू लाइव इन वन, यूजिंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एट योर डिस्पोजल, आस्क योर टीचर टू गाइड। परियोजना के रूप में आपको इतिहास के स्रोतों का उपयोग करते हुए अपने परिवार और गांव के बारे में लिखना है। कैन वी कंपेयर हिस्टोरियंस टू डिटेक्टिव्स, और कंपेयर करना है कि क्या वो जासूस की तरह काम करते थे। गिव रीजन फॉर योर आंसर। ए फ्यू एक्सरसाइज विथ डेट्स, पैलेसेज these dates chronologically on the timeline 233 BC, 100 BC, 90। अगर इस तरह से हम देंगे तो किस तरह से देंगे, यहाँ पे टाइमलाइन पे यहाँ पे जीसस क्राइस्ट है ना, जो 1 BC या BCE को डिनोट करता है। तो इधर क्या जाता है, इधर जाता है CE या AD, और इधर क्या जाता है BC या BCE, है ना। तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, सबसे पहले इधर से हम चलेंगे तो 2024 CE यहाँ पे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर CE का देखिए कोई है तो CE यहाँ है तो 1090 CE हो जाएगा, फिर यहाँ पे 323 CE हो जाएगा, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
अब BC फिर C ये भी है तो 100 C ये भी हो गया। BCE में यहाँ पे 100 BC, फिर 323 BC, फिर क्या बचा 1900 BC। तो इस तरह से टाइमलाइन पे हमने सजा दिया। इफ़ किंग चंद्रगुप्त वाज बॉर्न इन 320 CE, विच सेंचुरी डिड ही बिलोंग टू। तो 323 CE मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद आए, मतलब कौन से सेंचुरी में, एंड हाउ मेनी ईयर्स वाज दैट आफ्टर द बुद्धाज बर्थ, और बुद्ध के बर्थ के कितने दिन बाद। तो बुद्धा का बर्थ क्या था 560 BC है ना, और ये है 320, तो इसमें ऐड हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 880 -1 879 ईयर्स एगो। ठीक है, और विच सेंचुरी, तो 320 कौन सा सेंचुरी हो गया, तो 301 हुआ जैसी वैसे हो गया 4th सेंचुरी, तो ये 4th सेंचुरी की बात हो गया। 323 किस में आ जाएगा 4th सेंचुरी में। रानी ऑफ झांसी वाज बॉर्न इन 1828, विच सेंचुरी डिड सी बिलोंग टू। तो इनका क्या हो जाएगा 1801 से लेके 1900 तक हो जाएगा 19th सेंचुरी, तो ये क्या हो गए 19th सेंचुरी में। हाउ मेनी ईयर्स वाज दैट बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस। इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुआ 1947 में, तो कितना साल पहले, तो 1947 और -1828 करेंगे तो क्या आ जाएगा 119 years. Plan a visit to nearby museum. The visit should be prepared with some prior research on the kind of exhibits the museum holds. Keep notes during the visit. Write a brief report afterwards. Highlights that what was unexpected, interesting, fun about the visit and exhibits. तो इसमें क्या कह रहा है कि कोई संग्रहालय में जाइए और वहाँ पे जो कुछ दिया गया है उसको लिखिए और उसका नोट्स बनाइए, और उस नोट्स में देखिए कि क्या अप्रत्याशित है, क्या दिलचस्प है, क्या मेजर्स है, क्या अनएक्सपेक्टेड है, मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया। इन्वाइट टू योर स्कूल एंड आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस एंड आस्क देम टू स्पीक ऑन द हिस्ट्री ऑफ योर रीजन एंड वाई इट इम्पोर्टेंस टू नो इट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने स्कूल में एक पुरातत्वविद या इतिहासकार को आमंत्रित करें, उन्हें अपने क्षेत्र के इतिहास पे बोलने के लिए कहें और इससे जाने कि क्या महत्वपूर्ण था। तो इस तरह से इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, तो हम आगे भी इसी तरह चैप्टर को देखेंगे, और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।